हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्प्रीहेंशन एक पैसेज पूछा जाता है। पैसेज को पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। डायरेक्शन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी पैसेज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आपको पैसेज से रिलेट करके आंसर करना है। ये नहीं कि आपने अपने लेवल पे किसी चीज़ को समझ के आंसर कर दिया। शुरू करते हैं। पैसेज है, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कंजर्वेशन विथ नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरियाज स्प्रिंगिंग अप एज अर्ली एज 1935। भारत जो है उसका एक बड़ा इतिहास रहा है और उसमें राष्ट्रीय उद्यानों को बचाने के लिए भारत ने काफ़ी काम किया है। लगभग 1935 से ये कामकाज चल रहा है। इनफैक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। भारतीय संविधान ये चीज़ स्पष्ट करता है कि यह भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सुरक्षा करे और सुधार करे भारत के प्राकृतिक वातावरण में, जिनके अंदर क्या क्या आते हैं, जंगल, झील, नदियाँ और जानवर। इन 1952 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज। 1952 में भारत की सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया जिसका कार्य ये था कि जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं जानवरों की या पक्षियों की, उनको बचाया जा सके। टुडे द कंट्री हैज़ मोर देन 600 प्रोटेक्टेड एरियाज विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वर्किंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। आज के दिन भारत देश में 600 से ज़्यादा क्षेत्र हैं जहाँ पर भारतीय सरकार जंगलों को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए कार्यरत है। कंट्रोलिंग पॉचिंग, जिसके अंदर अवैध रूप से शिकार करना, स्मगलिंग करना या इलीगल ट्रेड जो करते हैं उनके ऊपर रोकथाम की जाती है थ्रू द लैंडमार्क वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1952। और जिस कानून के तहत ये कार्रवाई होती है उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़, हर भारतीय नागरिक के पास क्या है, टू कंपल्सरी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, की वह जरूरी रूप से प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षा दे। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ दे भी रखा है कि भाई इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा करे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे दिया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, जो प्राकृतिक वातावरण है उसके अंदर क्या चीज़ नहीं आती है। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर आते हैं, लेक्स झीलें वो भी आती है, रिवर्स नदियाँ वो भी आती है। तो क्या नहीं आता, सर्कस नहीं आता। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है, द पर्पस फॉर सेटिंग अप अ बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के ऊपर ये जो एक बोर्ड का गठन किया गया, इसका क्या उद्देश्य था। इज टू प्रोटेक्ट द ड्विंडलिंग स्पीसीज, ड्विंडलिंग का मतलब होता है कि जो विलुप्त हो रही हो, एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि with the objective of protecting wildlife, extinction of animals and bird species। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है कि ये जो बोर्ड का गठन किया गया इसका उद्देश्य ये था कि विलुप्त होती प्रजातियों को सुरक्षित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वर्क ऑन, ये जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की, ये किस चीज़ पे काम करती है। टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। टू कंट्रोल पोचिंग, अवैध शिकार को रोकने के लिए, ये भी ठीक है। टू स्टॉप स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड, स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए। तो ये बिल्कुल तीनों ही ठीक है, इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, चेंज दी वॉइस, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है तो हमें वॉइस को चेंज करना है। दिया हुआ है द टेलर स्वीज द क्लोथ, तो यहाँ पे देखिए स्वीज जो वर्ड है
इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि बात कौन से टेंस की हो रही है, प्रेजेंट सिंपल। तो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप जानते हैं प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल। एक्टिव से जब हम लोग पैसिव में जाते हैं तो एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव वॉइस में जब जाता है तो प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर जब हम लोग वॉइस को डिस्कस करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल को अगर हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो स्ट्रक्चर बनता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ हम लोग जोड़ते हैं सब्जेक्ट को। तो ये हमें देखना है कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो बीइंग तो आ नहीं सकता तो सी चला गया और डी। अब द क्लॉथ ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में जाके सब्जेक्ट बनेगा, तो द क्लॉथ इज स्वीड बाय द टेलर। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द नरेशन। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सोहन सैड द लंच इज रेडी। तो सोहन सैड द लंच इज रेडी ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, और सोहन सैड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, द लंच इज रेडी ये रिपोर्टेड स्पीच है। कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के क्या लगेगा, दैट, और द लंच इज रेडी। अब ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, और प्रेजेंट सिंपल का वाक्य चेंज होता है इनडायरेक्ट में जाएगा तो किसमें, पास्ट सिंपल में। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो पास्ट सिंपल मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए सेकंड फॉर्म कहाँ पे, इज वॉज यहाँ पे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है कि सोहन सेड दैट द लंच वॉज रेडी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिनोनिम ऑफ इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब होता है टू वीकन समवन और समथिंग। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। तो यहाँ पे शेव्ड का तो आप मतलब पता ही है कि शेविंग करना, दाढ़ी बनाना। शेयर का मतलब है बांटना। शेमफुल का मतलब होता है शर्मनाक। तो यहाँ पे वीक, बी ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड। 4 वर्ड्स हमें दिए हैं, 3 स्पेलिंग ठीक है, एक गलत है, वो बतानी है। तो रिसिप्ट हम लोग किसको बोलते हैं, रसीद को बोलते हैं, तो ये ठीक है। ऑथेंटिक मतलब जो चीज़ सत्य है, ट्रू है, ये स्पेलिंग भी ठीक है। कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, मैटर, डिस्प्यूट, तो ये बिरीव की स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, BRAV, ब्रेव मतलब बहादुर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है स्पॉट द एरर। एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन है, तो हमें सेंटेंस पढ़ के देखना है कि कहीं पे किसी पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो हमारा आंसर होगा, अगर सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो नो एरर हमारा आंसर होगा। आपको दिया हुआ है ही एज वेल एज शी आर गोइंग टू मार्केट। तो जब भी हम लोग एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जोड़ते हैं, तो ही हमारा पहला सब्जेक्ट है और शी हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। तो एज वेल एज से जब भी हम लोग सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वर्ब जो है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो पहला सब्जेक्ट ही कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर गलत हुआ, क्या आ जाएगा, ई। तो कौन से पार्ट में एरर हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर 10, अ बोन ऑफ कंटेंशन। ये एक मुहावरा है दोस्तों, ईडियम है, और इसका अर्थ होता है झगड़े की जड़। क्या अर्थ होता है, झगड़े की जड़ या विवाद का कारण। तो यहाँ पे इशू ऑफ क्वारल, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यूटोपियन आइडिया। अगेन ये एक मुहावरा है, ईडियम है। यूटोपियन आइडिया का मतलब होता है काल्पनिक विचार। क्या अर्थ होता है दोस्तों, काल्पनिक विचार। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बनेगा, इमेजिनरी आइडिया, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है एंटोनिम्स ऑफ वेकेंट। वेकेंट का मतलब क्या होता है, खाली। तो इसका हमें अपोजिट बताना है, तो खाली का अपोजिट क्या हो जाएगा, भरा हुआ, विलोम शब्द होता है एंटोनिम। तो ऑक्यूपाइड हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अब यहाँ पे हमें दिए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप हरा नहीं सकते, क्या कहलाता है, तो स्पेलिंग होगी इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको आप जीत नहीं सकते, अजय हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेप्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसको हम लोग वन वर्ड में बोलते हैं इनसॉल्वेंट, दिवालिया भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, एडजेक्टिव बताना है हमें ड्रामा वर्ड का। ड्रामा जो है नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ड्रामा का जो एडजेक्टिव वर्ड है वो बनता है दोस्तों ड्रामेटिक। क्या बनता है, ड्रामेटिक।
एक और चीज़ यहाँ समझिए, IC सफिक्स से ख़त्म होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स। ही डाइड डैश मलेरिया। अब यहाँ हमें लगाना है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन की अगर बात की जाए तो ये एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। डाई जो वर्ब है इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? ऑफ। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ही डाइड ऑफ मलेरिया, कि वह मलेरिया बीमारी से मर गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, ही लाव डैश माई पिक्यूलियर बिहेवियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, कि वह मेरे अजीबोगरीब व्यवहार पे हंसा। तो यहाँ पे भी एक फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। लाफ के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ट्रेन रीच द स्टेशन डैश 5 o'clock। फिक्स टाइम की बात हो रही है, ये ट्रेन कितनी बजे पहुँच रही है? 5 बजे। तो फिक्स टाइम के लिए हमारे पास प्रीपोजिशन कौन सा है? एट। तो आंसर बनेगा द ट्रेन रीच द स्टेशन एट 5 o'clock, की ट्रेन जो है 5 बजे स्टेशन पर पहुंची। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ टू रोबस्ट टू बी डैश डाउन, कि वह इतना ज़्यादा मजबूत है कि उसको नीचे गिराना मुश्किल है। तो ब्रॉट, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, ये यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा। चलिए लास्ट सवाल। जैसा आप जानते हैं एयरफोर्स XY ग्रुप के इंग्लिश पेपर में 20 सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी वेयर डैश गोइंग। तो इसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहा है या मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो आस्क्ड लगा हुआ है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये किसका है? इनडायरेक्ट स्पीच का। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्वेश्चन जो पूछते हैं उसको एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। वेयर वॉज आई गोइंग तब होता जब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है और यही हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।